गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है करियर विल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी के पेशे खिदमत हाजिर हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग श्रुति, नीरज, अनीश, नीरज, अलीशा एंड अजय। गुड इवनिंग अनामिका जी, नमस्कार। कैसे हो भैया? पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हार जी? जी बताइए। गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग सोनिका, हेलो अनुपम, हेलो अनुप, प्रियादर्शी, गुड इवनिंग गुरुदेव, तैलुवी, गुड इवनिंग पुत्र, गुड इवनिंग स्तुति। भाई स्तुति का मतलब क्या होता है? ये शब्द का अर्थ मैं कभी कभी शास्त्रों की बातें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, उसमें देखने को मिलता है। भाई राम राम सबको, गुड इवनिंग। रोहित भाई राम राम भाई। गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, बिल्कुल व्यस्त हूँ। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। गोर लगाए छी, इसका मतलब ग्रीटिंग्स इन मैथिली। सेम टू यू। मैथिली मुझे आती नहीं है, पर सेम टू यू कहकर मैं काम चला लूंगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से नमस्कार। हाँ, स्तुति का मतलब प्रार्थना करना ही होता है। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया शुक्रिया। अब खेल शुरू करते हैं मेरे बच्चों, पढ़ाई के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल्स को शुरू किया था, है ना? चलो, बस सारी बातें छोड़कर एक बार मुझे ये बता दो बच्चों, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है? अरे छोड़ छाड़ कर अपने, बता दो फटाफट से। मुझे बता दो आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है। फटाफट से आ जाओ। देखो, मैं आप लोगों के कमेंट्स एक बार देख लेता हूँ, माहौल कितना सेट है। हम्म। मजा आ रहा है जी। वर्ड फिक्सर जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से बता देना, वर्ड फिक्सर के अलावा इसे हम एक और नाम से जानते हैं। शक्ति ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। एक और नाम से हम जानते हैं। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स में क्या हालचाल है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो चलिए, थोड़ा सा आप लोगों को अब गाड़ी आगे लेके चलनी होगी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल द के बारे में बात की थी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। और किसी भी नाउन को जब हम रिपीट करते हैं दोस्तों, किसी भी नाउन को जब हम रिपीट करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक मीनिंग जनरेट करता है। और वो स्पेसिफिक मीनिंग जनरेट करने का सेंस हमें समझ में आता है आर्टिकल द लगाकर उसे हम मेंशन करते हैं। ठीक है ना? अब एक नई चीज हमें समझनी है। ठीक है ना जी? एक नई चीज हमें समझनी है। वी यूज आर्टिकल द, वी यूज आर्टिकल द विद द फॉलोइंग, विद द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है ना जी? हम आर्टिकल द का यूज करने वाले हैं कुछ अलग अलग सिचुएशंस में, यानी कि कुछ अलग अलग जगह पर, जो अपने आप में स्पेसिफिक ही होते हैं। अब इनको स्पेसिफिक बनाने के लिए हम अलग अलग टाइटल बना के चल लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। मेरे भाई, जितनी भी वैज्ञानिक खोज हैं सभी अपने आप में स्पेसिफिक होती हैं, तो सबके साथ आप आर्टिकल द लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं द टीवी, द रेडियो, द बल्ब। ठीक है ना जी? फाइन। कोई भी आप साइंटिफिक इन्वेंशन आप लिखते हैं, द एक्स रे, आके ना, ये जो भी आप लिखते हैं सभी की सभी अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। तो स्पेसिफिक होने का मतलब क्या होता है? ठीक है जी? इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसे यूज करते हैं तो ये स्पेसिफिक सेंस क्रिएट करते हैं। पहली बात। एक दूसरी बात से आपकी मुलाकात कराता हूं। ठीक है ना जी? जब आप बताने का काम करते हैं, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने आप में स्पेसिफिक ही होते हैं। जैसे अगर हम कहें द गिटार, द वायलिन, द पियानो,
द फ्लूट। ये सब जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं, सबके साथ आप आर्टिकल द लगाने का काम करेंगे। ठीक है भाई। फिर एक अगली कैटेगरी से भी मिल लो मेरे भाई, जिसे हम कहते हैं नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। आपके शरीर के विभिन्न अंग स्पेसिफिक है कि नहीं है भाई? हाँ है ना। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं, द आईज, द हेड, द नोज, द लिप्स। बस इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आप खतरनाक हो जाओगे। ठीक है भाई, सब शिकारी हैं, खतरनाक हो जाओगे। ठीक है। अच्छा भाई, अगली एक कैटेगरी से मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। अगली एक कैटेगरी से हम मिलते हैं और इस कैटेगरी का हम लोग एक नाम लिख लेते हैं। एंड नाम लिख दिया मैंने रिलीजियन से संबंधित, तो धर्म से संबंधित भी कुछ कैटेगरीज हम बना लेते हैं, है ना मेरे भाई? कुछ धर्म से संबंधित हम कैटेगरी बना लेते हैं बेटा। धर्म से संबंधित हम कुछ कैटेगरी बना लेते हैं। धर्म से संबंधित कई सारी कैटेगरीज, एक सेकंड होल्ड करना। हे मेरे ईश्वर, एक सेकंड बच्चों होल्ड करना। चलिए तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, रिलीजियन से संबंधित कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं, है ना भाई? धर्म से संबंधित कुछ बुक हो सकती हैं, है ना? कुछ धर्म से संबंधित स्थान हो सकते हैं, है ना भाई? धर्म से संबंधित कुछ ग्रुप हो सकते हैं, हाँ है ना? धर्म से संबंधित कुछ अगर हम कहना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है ना भाई? धर्म से संबंधित अगर हम कहना चाहें तो कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं, हाँ है ना? अब दो चार एग्जाम्पल्स लिखेंगे फिर समझ आ जाएगा। धर्म से संबंधित कुछ किताबें, जैसे अगर हम नाम लिखें द रामायण, द कुरान, द गीता, द महाभारता, द गीता, द महाभारता, द बाइबल। ठीक है जी, फाइन, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, प्लेस की बात करते हैं। प्लेस का मतलब कोई भी रिलीजियस प्लेस, यानी कि बहुत सारे स्पेसिफिक रिलीजियस प्लेस होते हैं, है ना? बहुत सारे स्पेसिफिक रिलीजियस प्लेस होते हैं, आप लोगों को पता है? नहीं नहीं, मंदिर मस्जिद का नाम नहीं लिखना है शक्ति इसमें। प्लेस जैसे जो स्पेसिफिक है, जैसे आपने नाम सुना होगा द अमरनाथ, हाँ है ना? अगर हम नाम लेना चाहे द मक्का, ये मक्का जो है एक रिलीजियस प्लेस, वो कौन से कंट्री में है बताना मेरे भाई? बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा प्रियदर्शी। द मक्का, द मदीना, द केदारनाथ, ये सब स्पेसिफिक है ना जी? आगरा में नहीं, मक्का की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं आप। सऊदी अरेबिया में है। कुछ ग्रुप के नाम ले लेते हैं, कुछ रिलीजियस ग्रुप हैं, जैसे अगर हम कहना चाहें द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, एक्सेट्रा। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं, आया ना? बेटा मक्का की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, मक्का की स्पेलिंग ये ठीक होती है जो उधर लिखी है, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाए, अगर हम कहें द विश्व हिंदू परिषद, द आरएसएस, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है जो धर्म से संबंधित हैं, ठीक है ना जी? आया ना? पेलेस्टीन एंड इसराइल के बीच में है। अच्छा जी, शुक्रिया दोस्तों। अच्छा, सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ सिंबल्स भी हैं रिलीजन से संबंधित, जैसे आपने सुना है द होली क्रॉस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, द होली क्रॉस, द स्वास्तिक। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के दोस्तों। हाँ जी, इस्कॉन बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह सकते हैं, इस्कॉन बिल्कुल अपने आप में ठीक है। तो ये तरीका याद करने का होगा कि आपने एक मेन हेडिंग बना दी रिलीजन, इससे जितनी भी कैटेगरीज जोड़ते चले जाओगे सब द के साथ स्पेसिफिक बनते चले जाएंगे। ठीक है भाई, चलो तो रिलीजन से थोड़ा आगे चलते हैं, है भाई?
रिलीजन से थोड़ा आगे चलते हैं। अब कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं? पॉलिटिकल हो सकती हैं, बुक हो सकता है, पॉलिटिकल प्लेस हो सकता है, मेरे भाई पार्टीज भी हैं, हाँ है ना, कुछ अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हाँ है ना, ऑर्गेनाइजेशन को आप ना कहना चाहो तो यूनियन भी कह सकते हो, हाँ कि ना, यूनियन ना कहो तो कुछ अलग अलग लेवल के ग्रुप भी हैं, किसी भी सेंस में ले लो, बात अपनी एक ही जगह कैटेगरी पर आती है। कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पोस्ट्स भी हैं, कुछ अलग अलग पॉलिटिकल सिंबल्स भी हैं, हाँ है ना, कुछ अलग अलग पॉलिटिकल और भी कई कैटेगरीज बना सकते हैं। चलो पहले एक काम करो, आप फटाफट से एग्जांपल्स पर टूट पड़ो। चलो चलो फटाफट से एग्जांपल्स बनाओ। ग्रुप में तो आरएसएस, बजरंग दल, हाँ हाँ बिल्कुल सभी आएंगे बेटे, ये सभी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बनाओ बनाओ बनाओ। चलिए भाई, अब चलते हैं, ठीक है, दो चार एग्जाम्पल्स इनके तैयार करते हैं, बुक के नाम लिखते हैं जो पॉलिटिकल से रिलेटेड है, ठीक है ना जी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द आईपीसी, द सीआरपीसी, है ना भाई। और इस तरीके की बहुत सारी राजनीतिक किताबें हैं जिनके बगैर काम नहीं चलना, आप सभी की सभी बातें जानते हैं। प्लेस पर आ जाओ भाई साहब, द लोकसभा, द राज्यसभा, द टाउन हॉल, द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, पार्लियामेंट से पहले द नहीं आता, पार्लियामेंट से पहले द नहीं आता, पार्लियामेंट का नाम अगर हो तो द लगाएं, जैसे द कांग्रेस, द कैपिटल, आप इनका नाम लिखें तो द लगा सकते हैं। पार्लियामेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आउल्स, ये कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब होता है दोस्तों द ग्रुप ऑफ आउल्स, उल्लुओं के समूह को हम कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, उल्लुओं के समूह को हम कहते हैं, ठीक है बेटा। अब पार्टीज पर आ जाओ, आप बहुत सारी पार्टीज को जानते हैं, जैसे कोई भी पार्टी का नाम लिख लीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द बीजेपी, द आरजेडी, हाँ है ना, ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं, आपके अपने एरिया स्पेसिफिक में आप जान सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन लिख सकते हैं, कौन दिक्कत नहीं भैया, कौन दिक्कत नहीं जामे। ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाओ भाई, द WHO, हालांकि ये पॉलिटिकल नहीं है पर है तो पॉलिटिकल बातचीत का नतीजा, द UNO, द USA, द UK, ये सब की सब अपने अपने आप के ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा द सार्क, मैंने सार्क की स्पेलिंग ठीक लिखी है बेटा, देखना जरा ध्यान से, मैंने सार्क की स्पेलिंग ठीक लिखी है, एक बार आप बता दो, मुझे थोड़ा पता नहीं है। WTO का वजूद अब थोड़ा खतरे में है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, सार्क की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है। सार्क में एक ए आता है, दो ए आते हैं, ये आप देख लेना भाई, तीन ए आते हैं, अरे भाई साहब, अबे बदतमीज हो तुम तो कतई भाई, कतई बदतमीज हो भाई। ठीक लिखे हैं हम, साला मजाक कर रहे हो, बदतमीज कहीं के, कछु और ही लिख रहे हैं भैया।
एक लिख रहा है नालायक SARAC, इसको हम फ्लाइंग मुक्का मारेंगे, फ्लाइंग मुक्का, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी इसकी। बात करती है। और भी भाई बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके ग्रुप्स हैं, द यूनेस्को, ठीक है ना जी। बाकी फंक्शनल ये कुछ और है, लेकिन फिर भी अलग अलग जो है। लो जी, एक बालक ने बिल्कुल सही मीनिंग बता दिया और ये हमारा दिल पहले ही लूट चुका है। इसने लिखा है बिल्कुल ठीक है सर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तूने मेरा दिल लुटिया, ओहो। ठीक है जी, पोस्ट पर आ जाओ भाई साहब। भारत की सबसे जो वरिष्ठ पोस्ट है, प्रेसिडेंट द लगा दीजिएगा, द PM, द CM, द स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ये तो सारे आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, हाँ कि ना भाई। आ जाओ भाई, आगे देखने का काम करते हैं। सिंबल्स की बात कर लेते हैं। हमारा तिरंगा झंडा, द ट्राई कलर, द नेशनल एंथम, द नेशनल एम्बलम, बहुत सारी चीजें हैं जिनको सिंबॉलिक तरीके से आप यूज करते हैं, ठीक है ना जी। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सिंबॉलिकल तरीके से यूज करते हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई। चलो भाई, अब आओ भाई, एक अगली कैटेगरी से मैं आपको मिलाता हूँ। एक अगली कैटेगरी आती है और इस कैटेगरी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल यानी कि एक ऐतिहासिक बातचीत, ठीक है ना। इतिहास से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना जी। इतिहास से संबंधित कुछ चीजें हैं, उनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। ये क्या हुआ भाई? इतिहास से संबंधित कुछ, अरे 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 बेटे, बेटे, ये भी मजे ले रहा है ससुर हमारे हैं। हम्म अब ऐतिहासिक कैटेगरी क्या हो सकती है? हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात हम कर सकते हैं। है ना। हिस्टोरिकल, हमारे सामने बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं, है ना। काफी सारी घटनाएं घटी हैं, जानते ही हैं आप। और इतिहास में अगर हम कहना चाहें, इतिहास की कोई और चीज जो स्पेसिफिक बन जाती है, तो प्लेसेस हो गया, रेवोल्यूशंस हो गया, मूवमेंट्स हो गया, एजेस हो गया। एजेस के लिए एराज भी कह देते हैं हम, डायनेस्टीज भी कह सकते हैं। चलो कुछ एक एग्जांपल्स लिखते हैं भाई। तो प्लेसेस पर आ जाते हैं, तो द रेड फोर्ट, द ताज, आके ना। अब बेटा यहाँ एक चीज याद रखना, यहाँ एक चीज याद रखना, यहाँ से आपको एक सवाल फंसाता है, आपको एक सवाल फंसाता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी बिल्डिंग का नाम लिखें, जब भी आप किसी बिल्डिंग का नाम लिखें या फिर किसी भी प्लेस का नाम लिखें, और उस बिल्डिंग या प्लेस के अंदर आप लोगों को लिखा हुआ नजर आए किसी भी नाउन से ठीक पहले किसी इंसान का नाम या फिर किसी भी स्थान का नाम, तो मेरे भाई इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनकी वजह से वो जो भी बिल्डिंग आप यहाँ बना रहे हो, इनकी वजह से जो भी बिल्डिंग आप यहाँ बता रहे हो, जिसका भी बता रहे हो, इनकी वजह से ये स्पेसिफिक बन जाता है। इसलिए इनके साथ कृपया करके द का यूज ना करें, द का यूज ना करें। ये आपसे पेपर पूछा जाता है। जैसे अगर हम कहना चाहें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं अगर आपके सामने कहूं, आप थोड़ा सा देखिएगा, द IGI एयरपोर्ट, मैंने लिखा द IGI एयरपोर्ट, तो क्या ये द लगाना ठीक है? अरे बिल्कुल हो सकता है, सिविलाइजेशन का नाम भी हो सकता है, बैटल का नाम भी हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं होगा भाई। मैं अगर आपके सामने कहूं द विक्टोरिया स्टेशन, ठीक है जी, तो इसके साथ द की जरूरत नहीं है। इंसान के नाम की अगर बात कही जाए, फाइन। अगर आपके सामने कहा जाता है द जामा मस्जिद, तो भाई द की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है ना जी। नेम ऑफ अ पर्सन के साथ अगर जुड़ जाए, ठीक है, तो द लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जामा मस्जिद में तो किसी इंसान का नाम नहीं है, माफ कीजिएगा मैंने गलती कर दी, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाओ कुछ रेवोल्यूशंस, कई सारी क्रांति हुई है,
है ना भाई। कई सारी क्रांति भी है ना। अब क्रांति पर आ जाओ, कुछ एक क्रांति के नाम लिख लेते हैं। द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछता हूं द सिल्वर रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चलो देखें तो इसे कितनी जानकारी है आप लोगों को। जरा बताओ बच्चों फटाफट से, सिल्वर रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। शाबाश। बढ़िया होगी बातचीत, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी, ये बेसिकली ना ना ना, सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था? एग्स के लिए, पोल्ट्री के लिए। अच्छा भाई, मूवमेंट पर आ जाते हैं। बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं। द सत्याग्रह, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस, ये तो आपको पता ही है भैया, गांधी जी ने तो खूब सारे आंदोलन किए हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे अगर हम कहें द चोरा चोरी या चोरी चोरा, एक घटना घटी थी ऐतिहासिक, आपको पता होगा। चोरा चोरी या चोरी चोरा या जोरा जोरी या पता नहीं कौन सा क्या था भाई। द डांडी यात्रा। बताओ बताओ बताओ। पुलवामा अटैक। द 9/11, ऐसा ही था ना भाई? 26/11 था या 9/11 था? 26/11 था। जलियां वाला भी याद होगा आपको। हम्म। अब एजिस एराज डायनेस्टीज पर आ जाए, जैसे द मुगल डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी, या गुप्ता एज कर लीजिएगा, है भाई। बैटल लिखे हैं बच्चों ने यहाँ पर, बैटल के नाम लिख लो। द पानीपत बैटल, द बैटल ऑफ पानीपत लिखते हैं। प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था बताओ जरा। प्लासी का युद्ध पहला कब हुआ था? एज लिख लो, वो भी लिख लो, एज भी लिख लो यार, क्या दिक्कत है। द स्टोन एज, द कॉपर एज, द आयरन एज, एज भी लिख लो, क्या दिक्कत है। प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था? 1957। अबे नालायक। अरे बेटा वंदना, पानीपत का पहला युद्ध है वो तो 1757 में हुआ था, है ना जी। चलो, ये भी बात अपनी जगह सही हो गई। तो इतिहास के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं भाई। एक और कैटेगरी बनाते हैं। इन्हें लोग अक्सर रट लेते हैं, आप बस कैटेगरी, आप एक बार कैटेगरी को पढ़ लोगे ना,
अगर आप इस कैटेगरी को याद रख लोगे तो बच्चे कैटेगरी के साथ आपको तुरंत याद हो जाएगा। कैटेगरी याद रह जाएगी, मतलब ज्योग्राफी की एक कैटेगरी आपने बना ली, उसके नीचे कितने भी पॉइंट्स बना लो, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। ज्योग्राफिकल में थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है जी। ओशियन है, रिवर है, भाई मेरे लेक हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना मेरे भाई, और माउंटेन रेंजेस हैं, यानी कि पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है ना जी। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है भाई। और इसके अलावा आप लोगों के सीजन्स हैं। ठीक है जी। चलो अब इनके एक एक एग्जाम्पल, चलो फटाफट से पहले बार आप एग्जाम्पल बनाने शुरू कर दीजिए। अब देखो मैं यहाँ पर ये तो नहीं लिखूंगा, सारी तो कैटेगरीज नहीं लिखूंगा, पासेस के नाम, प्लेट्यूज के नाम, ये तो नहीं लिखूंगा बेटा। चलो 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 मेहनत करो, फटाफट से बताओ। बन गई बात मेरे भाई? चलो तो फिर फटाफट से बना देते हैं। ओशियन के नाम आपने बताए हैं, द अटलांटिक, द पैसिफिक। अच्छा, एक और ओशियन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एंटार्क्टिक ओशियन बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं भाई? ओशियन के नाम तो आपने पढ़े ही होंगे। रिवर के नाम लिख लेते हैं भाई, द गंगे, द यमुना, द कावेरी, द सतलज। लेक पर आ जाओ। द चिलिका लेक, द भुल्लर लेक, द डल लेक। कॉन्टिनेंट्स के नाम ले लेते हैं बच्चों, कुछ कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं। हे सर, हाय, हाय। कॉन्टिनेंट्स के नाम लिख लेते हैं। द अफ्रीका, द यूरोप, द एशिया, एक्सेट्रा। ये सब के सब आपके क्या हुए? सब के सब आपके हुए। अब आओ जी, माउंटेन रेंजेस के नाम लिख लेते हैं। माउंटेन रेंजेस के नाम, माउंटेन रेंजेस का मतलब हुआ पर्वतों की श्रृंखला, यानी कि जब बहुत सारे पहाड़ एक के बाद एक लाइन में एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जब बहुत सारे पहाड़ एक सीरीज में आ जाते हैं, ठीक है ना, उस चीज को हम कहते हैं माउंटेन रेंजेस। ठीक है ना। तो ऐसी माउंटेन रेंजेस में अगर हम कहें विश्व में सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंज है, दैट इज द हिमालयाज। सबसे लंबी अगर हम बात करें तो द एंडीज। सबसे पुरानी अगर हम बात करें तो अरावलीज। हाँ या ना? फाइन। लेकिन अगर आप किसी इंडिपेंडेंट पहाड़ी का नाम लिखते हैं, जो अपना एक ही पहाड़ है, अगर उसका आप नाम लिखते हैं, तो जैसे आप इंडिपेंडेंट पहाड़ का नाम लिखते हैं, मैंने आपके सामने लिखा द एवरेस्ट, तो मेरे भाई इस बात को थोड़ा ध्यान से रखेंगे। क्या सर ये किसी इंसान के नाम पर लिखा है, प्रॉपर नाउन की तरह से यूज होता है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, आपके काम आने वाली चीज है ये। इंडिविजुअल पहाड़ी का नाम लिखेंगे तो द लगाने की जरूरत नहीं है।
अब जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बताने के लिए द लक्षद्वीप, द वेस्ट इंडीज, है ना भाई, जहां बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, है ना, सबको आप लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंडिपेंडेंट, अगर आप मेरे भाई किसी इंडिपेंडेंट आइलैंड का नाम लिखें, तो भाई उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, उसके लिए आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो है ही बेचारा प्रॉपर नाउन। ठीक है भाई, इंडीज की स्पेलिंग गलत है बेटा आपकी, इंडीज की स्पेलिंग देख लेना। फाइन, ठीक है। सीजन्स पर आ जाओ भाई, सीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी देख लीजिए कौन सा चल रहा है। समर, द विंटर, द स्प्रिंग। अच्छा, भारत के शास्त्रों के अनुसार भारत के कुल कितने सीजन्स हैं? भारतीय शास्त्रों के अनुसार जरा बताएंगे मेरे प्यारे साथियों कि कितने सीजन्स हैं? सीजन्स के नाम बताना, क्योंकि मुझे इतना अच्छा जानकारी नहीं है इस मामले में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने हिंदू शास्त्रों के अनुसार पूछे हैं जी, 6 बता रहे हैं आप लोग। 6 के नाम तो बताओ, 6 तो मैं भी बोल देता, 6 के नाम तो वो तो भाई। हम्म, अलग अलग ऋतुएं बोली जाती हैं, एक भाई 7 बोलने लग गया अब। नाम बता नहीं रहा, संख्या तो मैं भी बोल दूं, 50 है, बोल। हाँ, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीता ऋतु। शीता ऋतु कौन सी होती है भाई? हेमंत और शरद में क्या फर्क है? संस्कृत भाषा के अनुसार आगे आप कतई शुद्धि हिंदी में बताएं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। शिशिर भी ठीक समझ में आ गया। ये हेमंत क्या होता है और शिशिर क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। शीता मीन्स विंटर होता है, अच्छा जी। मेरे को नहीं पता, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई। हम तो अंग्रेजी में जाने, हिंदी हमको ना आवे इतनी, इसलिए तुमसे पूछे हम। आए गोपाल वर्मा पब्लिकेशन। दिल जीत लिया आपने। आप कहाँ से हैं बालक? शाबाश। ये ज्येष्ठ कौन सी सीजन होती है भाई? ज्येष्ठ कौन सा सीजन, कौन सा? आषाढ़, ज्येष्ठ, शिशिर वर्षा के बाद और अक्टूबर के पहले आता है। अरे वाह। हेमंत मीन्स विंटर होता है थोड़ा पहले, लाइक प्री विंटर इसे कहते हैं। अच्छा अच्छा। गर्मी का महीना, सावन का महीना, पवन करे शोर। शोर नहीं बाबा, शोर। जियरा रे झूमे रे ऐसे। अब भाई आ जाओ, कुछ किताबों के नाम लिखते हैं। हम्म, कुछ किताबों के अलावा न्यूज़पेपर्स का नाम लिखते हैं। ठीक है जी। कुछ जर्नल्स हैं जिन्हें आप मैगजीन्स कहते हैं, दो चारों के नाम लिख लेते हैं भाई साहब। कुछ बुक्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे द इंग्लिश एक्यूमेन, द इंग्लिश एक्यूमेन। खूबसूरती से लिखते हैं भाई, ये तो बाइबल है अंग्रेजी भाषा के लिए, है ना। कुछ और नाम लिख लेते हैं। शोर नहीं बाबा,
शोर, बहुत अच्छा गाना है। जिया रे झूम रे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। द हार्ड टाइम्स, द टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, ये सब आपकी किताबों के नाम हो गए। न्यूज़पेपर के नाम लिख लीजिएगा। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सभी आपके। अच्छा, कुछ मैगजीन्स के नाम बताओ फटाफट से। द वोकैबुलरीज लिख लीजिएगा, बनाओ फटाफट से, बनाओ फटाफट से। दो चार जर्नल्स के नाम लिखो बेटे। बहुत बढ़िया। द प्रतियोगिता दर्पण, द आउटलुक, द फोर्ब्स, बहुत सारी मैगजीन्स हैं। ये सब आपकी स्पेसिफिक कैटेगरीज में ही आती हैं। ठीक है भाई, ये सब आपकी स्पेसिफिक कैटेगरीज में ही आती हैं। ठीक है जी भाई, ये बड़े याद करने के आसान तरीके। देखो बेटा, आप लोगों ने आज तक आर्टिकल्स जो भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, आपने आर्टिकल्स आज तक इन्हीं कैटेगरीज में रटी हैं। भाई इन इनके साथ आर्टिकल यूज होता है, इन इनके साथ आर्टिकल यूज होता है, ऐसे ऐसे याद होता है, ऐसे ही रटा आप लोगों ने, है ना। अब हम चलते हैं इसके उस लेवल पर जहां से आपकी परीक्षा सबसे ज्यादा सवाल उठाती है। मैं कह रहा हूं, जहां से आपकी परीक्षा सबसे ज्यादा सवाल उठाती है। अब सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाला खेल क्या है, प्लीज एक बार इसे ध्यान से समझिएगा। और मैं इस नाम को आपके सामने लिख रहा हूं, जोन ऑफ क्वेश्चन। मैं इसका नाम रख रहा हूं आपके सामने, जोन ऑफ क्वेश्चन, यानी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपका ध्यान इससे हटा तो भैया तुम काहे हमको छेड़ रहे हो बे। तो जोन ऑफ क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। अगर आप इस चीज को लेकर सावधान नहीं है तो आपसे आंसर गलत होने ही होने हैं। ठीक है, चले भैया आगे। ठीक है, आओ अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अब देखो बच्चों, इसके पीछे जो चीज काम करती है, इसके पीछे जो चीज काम करती है वो है सेंस। ठीक है ना। और सेंस को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं भाई। एक हमने कहा जनरल सेंस, ठीक है ना, और एक बात हम लोगों ने कह दी स्पेसिफिक सेंस। एक हमने कह दिया जनरल सेंस और एक हम लोगों ने कह दिया भाई स्पेसिफिक सेंस। ठीक है ना। जनरल सेंस का मतलब क्या समझ में आया है जी बेटे? जनरल सेंस का मतलब हमें समझ में आया कि जिसका अर्थ सभी पर अप्लाई होता है। ठीक है जी, बात समझे? ठीक है भाई, तो इसे हम कहते हैं क्या, जनरल सेंस का मतलब जो सभी पर अप्लाई होती है। तो बच्चों जनरल सेंस के लिए हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, और स्पेसिफिक सेंस के लिए हम सिर्फ एक ही आर्टिकल को लेकर चलते हैं, एंड दैट आर्टिकल इज द। ठीक है, अब इसको भी हम कैटेगराइज करना शुरू करते हैं। प्लीज पे अटेंशन, है जी। तो सबसे पहली एक बात हमें याद आती है कि भाई जब हम लोगों ने, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने जब नाउन पढ़ना शुरू किया था, नाउन पढ़ना जब हमने शुरू किया था तो नाउन के साथ ही हम लोगों का आर्टिकल एंट्री कर चुका था, हाँ है ना। ध्यान से समझो भाई, तो आर्टिकल के साथ नाउन ने एंट्री की थी। तो हमें नाउन ने एक चीज समझाई थी कि जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या जो भी हमारे मटेरियल नाउन है, ठीक है ना जी,
इनके साथ हम जनरल सेंस में आर्टिकल यूज नहीं करते, स्पेसिफिक सेंस में हम इनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो एक काम करता हूँ, कुछ सवाल लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, इन क्वेश्चंस के आंसर्स बना के देखिएगा। चलो चलो फटाफट से पढ़ के दिखाओ, आंसर्स बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यही मेहनत करनी तो सीखनी है यार, और क्या बात है। बनाओ भाई बनाओ। बन गई बात है। चल तो मेरे भाई, अब इनके आंसर्स बनाना शुरू करते हैं। बढ़िया जी बढ़िया। चलो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको सेंस समझनी है, यहाँ पर कोई लिखा हुआ नहीं है, गणित नहीं है, आपको इस लिखी बात के अर्थ पर फोकस करना है। आई ट्रस्ट ऑनेस्टी इन दिस डीलिंग, ठीक है ना जी। तो ऑनेस्टी किससे संबंधित है, किसी एक पर्टिकुलर डीलिंग से संबंधित है, स्पेसिफिक बना दिया है। सवाल नंबर 2 लिखा है ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। आप जानते हैं बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री नाउन के लिए यूज हुई है तो द यूज होगा ही। तो यहाँ तो जनरल सेंस में कहा कि किसी भी तरह की ईमानदारी लगाओ हमेशा अच्छी ही रहती है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ही बॉट गोल्ड लास्ट वीक, उसने जो गोल्ड खरीदा वो स्पेसिफिक नहीं है भाई साहब, कोई भी गोल्ड हो सकता है, हमें कोई जानकारी नहीं। गोल्ड इन दिस बैग, ये वो गोल्ड हुआ जो किसी बैग में रखा है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को द लिखना पड़ेगा, मैं गोल्ड लिखना भूल गया था, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। ठीक है जी। अगले सवाल पर काम करते हैं, क्या है, आई नो ट्रुथ ऑफ हिज लाइफ। अब कौन सा सच, सच कोई नॉर्मल नहीं, किसी इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ कोई सच है, तो आपने इसके साथ आर्टिकल द को यूज कर लिया।
ठीक है भाई। तो सेंस को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये सेंस आपको डैमेज करने के लिए कई बार परीक्षा पूछ लेती है। फाइन। अब आओ, बड़े ध्यान से समझने का काम करो। लैंग्वेज वर्सेस नेशनैलिटी। लैंग्वेज वर्सेस नेशनैलिटी। किसी भी किसी भी भाषा और किसी भी देश में रहने वाले लोगों की राष्ट्रीयता, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, किसी भी भाषा या किसी भी देश में रहने वाले लोगों की, किसी भी देश में रहने वाले लोगों की राष्ट्रीयता, इन दोनों के बीच एक फ्लक्चुएशन आती है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। देख भाई, जैसे अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड, तो यहाँ के जो लोग हैं इंग्लिश कहलाते हैं, यहाँ की जो भाषा है इंग्लिश कहलाती है। थोड़ा पड़ोस में आ जाए, फ्रांस, यहाँ की भाषा फ्रेंच, यहाँ की लोगों की जो बात है वो भी फ्रेंच हुई। थोड़ा और आगे आ जाओ भाई, जर्मनी, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा। आपका पसंदीदा स्थान रशिया है ना, तो आपकी पसंदीदा रशियन और उनकी बोले जाने वाली भाषा भी रशियन। ठीक है भाई, है ना। और अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलना चाहें, चाइना, यहाँ के लोग चाइनीज, भाषा तो मैंडरिन है लेकिन हम उसे चाइनीज कह देते हैं, हमें दिक्कत नहीं है, हमें उसमें दिक्कत नहीं है, हम इसे चाइनीज कहकर अपना काम निकाल लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए भाषा चाइनीज है, कहानी खत्म। ठीक है जी, फाइन। नेशनैलिटी लिखा है बेटा, सुना करो अनूप। चलो, मैं कुछ एक सवाल लिख लेता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। बेटा मैंने आपके सामने 4 सवाल लिखे हैं, पहले इन सभी की सभी सवालों को ध्यान से देखो। आप इन लिखे सवालों में क्या कर सकते हैं, सोचिए। बनाओ बनाओ बनाओ। बढ़िया जी।
बढ़िया जी। अब इनको थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। देखो इनके रीजन पर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। देखो बच्चों, हम भारत में पैदा हुए हैं, हाँ है ना? तो हमारी जो राष्ट्रीयता है वो भारतीय है। अब हमारी राष्ट्रीयता बदल नहीं सकती। हम भले ही किसी और मुल्क में चले जाएं, हम भले ही किसी और मुल्क में चले जाएं, वहां रहने लग जाए, लेकिन वहां की आवाम हमें फिर भी भारतीय ही कहेगी। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब समझ में आया दोस्तों? जब हम किसी नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं तो नेशनैलिटी अपने आप में स्पेसिफिक होती है, आर्टिकल दा लगाया जाए, है ना? लेकिन जब राष्ट्रीयता के अलावा भाषा की बात है, अब आप मेरे साथ मिलकर अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा पर किसी का आधिपत्य नहीं है भाई। भाषा तो कोई भी किसी की भी सीख सकता है। मैं चाहूँ चाइनीज सीख सकता हूँ, आप चाहें भाई साहब जर्मन भाषा सीख सकते हैं, जिसका जो मन करे वो सीखे। तो बात ये समझ में आई। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये हर किसी के या किसी भी इंसान के लिए है। इसमें कोई जात नहीं, कोई कौम नहीं, कोई मुल्क नहीं, सब किसी के लिए दरवाजे खुले हैं। तो भाई अटैक करने वाला कौन होगा? आप कहोगे सर भारत के नहीं, आई मीन सॉरी, अंग्रेज लोग होंगे। नेशनैलिटी की बात है तो यहाँ फ्रेंच के साथ दा लिखा हुआ है। आई लव टू स्पीक, आई लव टू स्पीक द इंग्लिश। सर मैं अंग्रेजों को बोलना नहीं पसंद करता, मैं अंग्रेजी भाषा बोलना पसंद करता हूँ। अगला सवाल, द रशियन पीपल आर एडवांस्ड। आप ध्यान से देखेंगे, दो द के साथ रशियन आपने लिखा तो बताया क्या है? जो रशिया के लोग हैं। तो इस पीपल की जरूरत नहीं है, आप रशियंस कह दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ या ना? तो इसका मतलब समझ में क्या आई बातचीत भाई, कि जब आप नेशनैलिटी की आप बात कर रहे हो तो इनके साथ कभी कभी मैन, कभी कभी पीपल, कभी इनके साथ फोक्स, कभी सिंगुलर वाला मैन, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो ध्यान रखें, ये आपके लिए क्या हुआ? सुपरफ्लूस हुआ। ठीक है ना जी? अब ये आगे अपने आप में ठीक है। सही, यही सवाल यहाँ गड़बड़ हुआ। द चाइनीज से चाइना के लोग की बात हुई, मैन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? ठीक है, फाइन। बात समझ में आएगी भाई? अगर ये बात समझ में आ गई तो एक पुरानी बात से आपको उलझाता हूँ। भाई मैंने आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं, तीनों के तीनों सवालों को भाई बड़े ध्यान से पढ़कर देखो एक बार। बेटा 3 सवाल लिखे हैं आपके सामने, तीनों के तीनों सवालों को एक बार ध्यान से पढ़कर देखें।
बढ़िया बात होगी भाई जी। चलो तो करते हैं मेहनत, ठीक है ना। करते हैं मेहनत। अब आप लोगों ने एडजेक्टिव्स में एक बात समझी थी, आप लोगों ने दोस्तों एडजेक्टिव्स में एक बात समझी थी कि जब भी हम किसी नाउन से ठीक पहले किसी भी प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करते हैं, नाउन से ठीक पहले अगर हम किसी भी प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हम लोगों को किसी भी तरीके से आर्टिकल को यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं, बड़े ध्यान से समझने का काम कीजिएगा, मैंने आपके सामने लिख दिया द रशियन आर्मी, ठीक है जी। अब इस लिखे हुए सवाल में क्या खास बात हो गई, भाई जिस आर्मी की आप बात कर रहे हैं उसको स्पेसिफिक रशियन ने बना दिया तो द की जरूरत नहीं, यहां रशियन अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, ये आप लोगों ने समझा। लेकिन अभी अभी जो हम लोग समझकर आए हैं, जिस नेशनैलिटी की हमने बात की है, उस नेशनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम द के साथ जिसका भी नाम लिख रहे हैं वो है अपने आप में एक नेशनैलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता, है ना। और इस राष्ट्रीयता की अगर बात करें तो ये अपने आप में नाउन का काम कर रही है, और ये चीज आपको मैं बता चुका हूं कि नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है जी। अब आओ थोड़ी सी बात को समझने का काम करते हैं, सवाल में गड़बड़ ठीक करनी है भैया। यहां लिखा द फ्रेंच वॉरियर, फ्रेंच के साथ मैन लिखा होता, पीपल लिखा होता, कुछ भी लिखा होता तो वो सुपरफ्लोस होता। यहाँ इस वॉरियर के लिए ये यूज हुआ है फ्रेंच क्या एडजेक्टिव, तो आपको इस द की जरूरत नहीं है, हाँ है ना। पहली बात समझ में आई भाई, ठीक है जी। सवाल नंबर 2 की तरफ लेके चलते हैं। द फ्रेंच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट, अब बात लिखने और पढ़ने की है तो आप समझ रहे हैं कि ये अपने आप में एक लैंग्वेज है, इस द की हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, द फ्रेंच आर स्ट्रोंगर देन इंग्लिश, सवाल को ध्यान से समझें। ताकतवर कोई भाषा नहीं होती है, ताकतवर लोग होते हैं, वहां पर रहने वाले लोगों की बात कही है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, द फ्रेंच का मतलब ये नेशनैलिटी है, वो लोग जो रहते हैं फ्रांस में, वो लोग जो रहते हैं कहाँ, इंग्लिश मींस इंग्लैंड में, यानी कि यहाँ नाउन का कंपैरिजन नाउन से हो रहा है। तो बच्चों इस चीज को बहुत ध्यान से समझने का काम करना है, वरना ये जो चीज है आप लोगों को बहुत दूर तक दुखी कर देगी, ठीक है भाई साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को समझ लिया है अच्छे से, तो आप लोगों को क्लैरिटी हो जानी चाहिए। फाइन, चलो जी एक अगला सवाल पूछता हूँ भाई, मेरे को बड़े ध्यान से सोचकर ये बताना कि आखिर डायरेक्शंस कितनी होती हैं, बताओ जरा, धीरे धीरे मजा आएगा जी, धीरे धीरे मजा आएगा। तो भाई हमारी डायरेक्शन से सवाल आता है भाईजान, थोड़ा सा इस बात को समझने का काम करना। देखो भाई, जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं दोस्तों, जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्शंस हमारी वैसे अगर नाम से कही जाए या नॉर्मल तरीके से अगर जानी जाए तो बच्चों डायरेक्शंस अपने आप में 4 होती हैं। ठीक है, डायरेक्शंस अपने आप में 4 होती हैं, ठीक है। चारों की चारों डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ऊपर हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट, 4 डायरेक्शंस हो गई हमारे सामने। फाइन, इन डायरेक्शंस को हम कहते हैं मेजर डायरेक्शंस, मुख्य डायरेक्शंस या मुख्य दिशाएं। जैसे अगर हम कहें छोटी सी आपके सामने, कीर्ति वेंट टूवर्ड्स नॉर्थ, तो भाई एक बार जरा बताओ मुझे डायरेक्शन के हिसाब से आप यहाँ क्या जचाएंगे।
बढ़िया जी। बहुत बढ़िया जी। चलो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जब किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन अपने आप में स्पेसिफिक ही होती है, यानी कि मेजर डायरेक्शन। आप अगर नॉर्थ की बात करते हैं, आप अगर नॉर्थ की बात करते हैं, तो नॉर्थ आप जानते हैं कि नॉर्थ आपके मैप में स्पेसिफिक होती है, हाँ है ना। आप अगर ईस्ट की बात करें तो सूर्य देव चमचमाते रहेंगे आपके सामने। आप अगर वेस्ट की बात करें तो चांद देवता जी आपके सामने बात करेंगे, हाँ है ना। और भाई अगर आप साउथ की बात करते हैं तो मेरे भाई साउथ में आप जानते हैं मोहब्बत के पत्ते उड़ रहे हैं, हाँ है ना। साउथ में तो आप जानते ही हैं कि मस्तानी भाई हमारा इंतजार कर रही है, अरे हाँ है ना। साउथ में भाई आप जानते हैं श्रीलंका है, और आप जानते हैं आप जानते हैं जो है ना। जैकलिन भी हमारा इंतजार कर रही है, तो साउथ भी अपने आप में स्पेसिफिक है। जब स्पेसिफिक हो गया तो दा चिपका दिया, हाँ है ना। अब मेरे भाई यहाँ से आती है एक दूसरी बातचीत, यहाँ से आती है एक दूसरी बातचीत। और दूसरी बातचीत क्या है कि अगर इन्हीं के बीच से हम एक एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, इन्हीं के बीच से अगर हम एक एक लाइन ड्रॉ कर दें भाई, ठीक है, तो क्या हुआ इन्हीं के बीच से लाइन ड्रॉ करने का मतलब, तो भैया इनके बीच से लाइन निकल कर आ गई कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये क्या हो गई नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। ये सब डायरेक्शंस क्या होगी हमारे सामने, बीच की डायरेक्शंस हो गई हैं। और जब बीच की डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं को शास्त्रों में कहा जाता है सब डायरेक्शंस। अब सब डायरेक्शंस में सवाल बदल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कीर्ति की जगह अब मीरा लिख लेते हैं, वेंट टूवर्ड्स ब्लैंक। नॉर्थ ईस्ट का अगर हम जिक्र करते हैं, जनाब थोड़ा पानी पिला दीजिए, मोहब्बत की गुफ्तगू बाद में कर लीजिए। जिलानी साहब, ये भी आशिकी में सूखे पड़े हैं जी। तो भैया ये डायरेक्शन अपने आप में स्पेसिफिक नहीं होती, इसलिए इनके साथ हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट अगर आप ढूंढने लग जाओगे तो सारा नॉर्थ ईस्ट भरा पड़ा है, इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, तो भैया कहीं पर भी आप जा सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है भाईजान, कोई दिक्कत नहीं, हाँ है ना। अब एक अगली बात को लेकर चलते हैं। जैसे अब होगी कीर्ति, हो गई मीरा, हो गई। अब मान लीजिए मैं लिखता हूं आपके सामने, नोरा लाइक्स ब्लैंक वेस्टर्न म्यूजिक, ठीक है। अगर मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं, अर्जुन बिलोंग्स टू ब्लैंक सदर्न स्टेट, तो भाई दो सवाल मैंने लिखे हैं आपके सामने, बताओ जरा। चलो भाई बनाओ फटाफट से एक बार इनके आंसर्स बताओ बच्चों। बनाओ बेटा आंसर्स, बनाओ बनाओ बनाओ। यहाँ सोचने वाला सवाल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में।
चलो भाई, अब देखो इस सवाल के अंदर खेल क्या हुआ, चीजों को समझा करो बेटा। इस लिखे हुए पहले सवाल में अगर मैं कहता हूं नोरा लाइक्स व्हाट, आपने कहा म्यूजिक, है ना। म्यूजिक अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अब इस अनकाउंटेबल नाउन से लिखा ये वेस्टर्न जो है अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का किसी आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं, है ना। अनकाउंटेबल नाउन की वजह से हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, पहली बात समझ में आ गई, है ना। दूसरी बात को ध्यान से समझते हैं, लिखा है सर हमारे सामने, बेटा स्तुति आप जा सकते हो, मैंने आपको पकड़ा हुआ नहीं, आप जा सकते हो। आपको डिनर करना है, आपको सोना है, आपको नहाना है, आपको खाना है, कुछ भी करो बेटा, क्लास में डिस्टर्ब मत करो कमेंट करके, डिनर करना कल पढ़ा लेना, भाग जाओ बेटा छोड़ के, पढ़ाई मत करो आप, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, अर्जुन बिलोंग्स टू व्हाट, आपने कहा स्टेट। स्टेट अपने आप में क्या हुआ भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसी की वजह से आप लोग आर्टिकल ए यूज करोगे। ये लिखा जो सदर्न है, इसे बोलना सीख लें, ये जो लिखा हुआ है सदर्न, ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। बात समझ में आई। अब आपको यहां से एक बात समझ में ऐसे आती है क्या, कि कभी कभी किसी लिखे हुए नाउन को हम देखते हैं, है ना, और ये जो हमारे डायरेक्शंस हैं इनके साथ ई आर एन हम सफिक्स करते हैं, इनके साथ ई आर एन हम सफिक्स करते हैं, और ये सफिक्स किया हुआ ई आर एन इसे एडजेक्टिव बनाता है। तो हम इस नाउन के हिसाब से आर्टिकल को डिसाइड करते हैं, इसका इस ई आर एन से जुड़े हुए एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे, इसका हमें किसी आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार बच्चे इसको डायरेक्शन से जोड़ लेते हैं। क्लियर है भाई, ओके जी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। सर राहुल को ब्लॉक कर देना एक बार प्लीज, ठीक है भाई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। डायरेक्शंस के अलावा कुछ और भी बातें हैं, जैसे अगर हम कहते हैं डिजीज की अगर हम बात करें, देखो जी बीमारियों को भी हम लोगों को थोड़ा सा समझ के चलना है। बीमारियों को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट लेते हैं बच्चों, बीमारियों को अलग अलग कैटेगरीज में, चलो। अब अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज को दो हिस्सों में बांटते हैं, दो हिस्सों में हम बांटते हैं। एक हिस्सा तो हो गया जो जनरल बीमारियां हैं, जैसे अगर हम कहें कफ हुआ, कोल्ड हुआ, कफ हुआ, कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, ठीक है जी, खुजली भी होती है कुछ लोगों को, ठीक है भाई, हाँ है ना, ये जनरल बीमारियां हैं। हमें इनके साथ क्या है, आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें इनके साथ क्या है बच्चों, आर्टिकल की जरूरत नहीं है, यानी कि आर्टिकल द लगाने की हमें इनके साथ जरूरत नहीं है। फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है ना जी। ये पेंडेमिक है अपने आप में, एंडेमिक पेंडेमिक है या एपिडेमिक है ना। जैसे अभी देखो आप लोग जानते हैं कोविड 19 की स्थिति, पूरा विश्व जूझ रहा है इस बीमारी से, है ना भाई, सब लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है। हम अगर इसी की बातचीत में कहें, एक वक्त था डेंगी, इस बीमारी का नाम डेंगी है, डेंगू नहीं है ना। अच्छा, डेंगी दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल भी पूछा जाता है आप लोगों से, डेंगी दिवस कब मनाया, आप डेंगू बोल लो चलो कोई बात नहीं, डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाता है आप लोगों से ये सवाल, ठीक है भाई। अब अगली बात अगर हम करते हैं, इसमें और भी आता है, देखो मीजल्स है, बचपन की बीमारियां हैं, मम्प्स है, रिकेट्स है ना, कई तरह के फ्लू हैं, इन सभी के साथ हम स्पेसिफिक, क्योंकि ये अपने आप में या तो एंडेमिक है, या फिर पेंडेमिक है, या फिर एपिडेमिक है। अब ये तीनों के तीनों शब्दों का मीनिंग आपको घर से ढूंढना है, ठीक है ना जी, फाइन, क्लियर है, ठीक है भाई, ओके जी, फाइन। 16 मई को था, 2 दिन पहले ही था हमारे साथ, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसके अलावा एक और कैटेगरी हम बांट लेते हैं, ठीक है ना जी। इसके अलावा एक और कैटेगरी हम बांट लेते हैं, जिसे हम कहते हैं भाई कुछ फेस्टिवल्स भी है, यानी कि कुछ त्योहार की बात है। देर इज अ पर्सन कॉल्ड दिनेश, ये कह रहा है सर स्पेलिंग इज रोंग, ये इस दिनेश ने लिखा है सर स्पेलिंग इज रोंग। तेरी स्पेलिंग ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से,
ठीक है जी, फाइन। सब पीलिंग लिख रहा है गधा कहीं का, कहीं का। ऐसे ऐसे फर्जी लोग पता नहीं क्या जानना चाहते हैं धरती पे आके। अब भाई इनकी बात कर लेते हैं। देखो जी, इनको भी हम जनरल सेंस में लेकर चल लेते हैं। जैसे हमने कहा दिवाली, पहले होली लिख लेते हैं। कई सारे त्योहार ऐसी कैटेगरी में आप लिख सकते हैं जो जनरल हैं, इनके लिए हमें कोई और परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसे त्योहार हैं जिसके लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज करते ही हैं। जैसे आप जानते हैं इंडिपेंडेंस डे, ठीक है जी, रिपब्लिक डे, गुड फ्राइडे, है ना भाई, ईस्टर संडे, हेलोवीन्स डे। ऐसे कुछ त्योहार जिनके पीछे कुछ कहानियां जुड़ी होती हैं, ठीक है, फाइन। जिनके साथ कुछ कहानियां जुड़ी होती हैं, और वो कहानियां जिनको आप अलग अलग जगह के अनुसार जानते हैं, ठीक है ना, वो त्योहार हमारे लिए जनरल हो चुके हैं। किसी के सामने बोलो तुरंत इनको समझ जाता है, ठीक है भाई। अच्छा देखो बेटा, मैं आप लोगों की क्लास 8:15 पर शुरू कर पा रहा हूं, तो मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों का वो जो नुकसान हुआ उसे कवर करना, ठीक है। अब यहाँ नालायकों वाली हद करते हैं। यहाँ लड़की लिख रही है स्तुति सर डिनर करने जाना है, सर बस छोड़ दीजिए। तुम 15 मिनट में भूखे थोड़ी मर जाओगे भाई। एक उल्लू की दुम है, राहुल लिख रहा है सर बाय बाय बाय, गुड नाइट बाय बाय। अबे मन तो करता है ऐसा झापड़ मारू कई दिन में होश में आएगा। लोगों को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता, तुम्हें पढ़ाई कराई जा रही है, तुम्हें फिर भी इतना बोझ लग रहा है। हद है यार, बताइए। बेवकूफों की कोई लिमिट ही नहीं है भाई साहब, कमाल करके रहते हैं। आ जाओ भाई, आप लोगों ने नाउन के दौरान पढ़ा है दोस्तों नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। रिवाइज कराऊंगा, कहानी पता ही है आप लोगों को, ठीक है ना जी। 2 सवाल लिख रहा हूं। हे राम। 2 सवाल लिखूंगा, देखता हूं आपको वो बात याद है या नहीं। बताओ बेटा फटाफट से। बस ये आखिरी बात है बेटा, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे। 2 बात फटाफट से बताएं। पढ़ा है आप लोगों ने इस बारे में? नाउन के दौरान आप लोगों को बताया है कि हम सब्जेक्ट को 2 सेंस में यूज करते हैं। एक सब्जेक्ट जो विषय है जिसे हर कोई पढ़ता है, इस तरीके की बातचीत सिंगुलर रहती है, बिना आर्टिकल के ही हम इसे यूज करते हैं, है ना भाई। शाबाश गौरव, बिल्कुल ठीक कहा। दूसरे का अर्थ निकलता है कैलकुलेशंस। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो यहां पर मैथमेटिक्स किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपने दोस्त की। तो इसका अर्थ अपने आप में बदल जाता है, हम इसे कहते हैं कैलकुलेशंस। और बात अगर ऐसी है तो प्लूरल अर्थ बनाते हैं, और इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये वाली चीज आप लोगों ने नाउन में पढ़ी है। अपनी यहां तक की बातचीत आज हम रोकना चाहेंगे, और इस बातचीत को आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। बाकी की बात अगली क्लास में हम लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का दिल से धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिएगा। कल सुबह 11 बजे मैं एक और पेपर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। कल सुबह 11 बजे एक और प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे। तैयार रहिएगा, मिलते हैं सुबह 11 बजे। बाय एवरीवन, टेक केयर।